एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के अंडर आएगा। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेटलर्जी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आपको और भी जो सब्जेक्ट है उसको वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी के रिस्पेक्ट में। अगर आपको पूरा एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रो मेटलर्जी समझना है और जो कोरोजन है उसको समझना है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको उपयोग होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मतलब मेटलर्जी का एक बेसिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको आना ही चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, ठीक है, उसको कैसे बनाया गया है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तब ये सब समझेंगे तभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझ पाएंगे। तो हम थोड़ा सा भी बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जब किसी मेटल रॉड को हम उसके सॉल्ट में डुबा के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर का एक रॉड है। अब कॉपर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सॉल्ट में, मतलब इस कॉपर सल्फेट में अगर मैं इसको डुबा के रखता हूँ कॉपर को, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है वो उसका या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा या जो वोल्टेज क्रिएट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये पोटेंशियल क्यों जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होगा। ठीक है, या तो आयंस यहाँ पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक है, मतलब रिलीज़ होगा, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल या वोल्टेज डेवलप होता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, सब मेटल का अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, ठीक है, लेड का, टीन का, आयरन, कॉपर, सबका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब देखिए, ये जो ये जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया ना, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब किसी मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, या वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कॉपर का आपने इलेक्ट्रोड यूज़ किया। अब ये कॉपर क्या कर रहा है, मान लीजिए कॉपर आयन बन जा रहा है, कॉपर टू आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, मतलब इसका अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर था वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो आपका जो मेटल है वो लिबरेट होता है या रिलीज़ होता है या डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने क्या किया, मान लीजिए ये कॉपर को डुबा के रखा है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में, तो धीरे धीरे ये कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा मतलब धीरे धीरे कॉपर जो है कॉपर आयन में बदल के इसमें पूरा घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा आप अज्यूम करो कि जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में, वो कॉपर आयन जा करके जो इलेक्ट्रोड है उसमें डिपॉजिट हो रहा है। मतलब पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, वो जो इलेक्ट्रोड है वो घुल जा रहा था, डिज़ोल्व हो रहा था। इस कंडीशन में एज्यूम करो कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो धीरे धीरे जा करके इलेक्ट्रोड में जमा हो रहा है, मतलब डिपॉजिट हो रहा है। तो ये उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, या रिडक्शन हम कब बोलेंगे, हम लोग रिडक्शन कब बोलेंगे, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कॉपर आयन है, ठीक है, अब ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसको क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा, मतलब इसमें जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया, मतलब ये इलेक्ट्रोड में जमा होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान रखिए कि एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आपको पता होगा तो 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड।
तो एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसके विपरीत कैथोड में आपका क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, इसके विपरीत कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स मैंने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे समझने के लिए, आपको ये बेसिक आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोलेंगे। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वही मतलब एक तरह से उसी का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मान लीजिए कॉपर है, वो कॉपर आयंस बन जा रहा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, ये वाला अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इस रिएक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है उसका, कॉपर आयन का ही जब हमने डुबा के रखा उसको, तो मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब मान लीजिए कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर बन जाता है ना, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर इस रिएक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो पोटेंशियल है ना, वो एक ही जैसा है, मतलब बस फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। तो उस केस में क्या है, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ना हमेशा इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट इन साइन होता है। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.5, बस साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए किसी का रिडक्शन पोटेंशियल 0.4 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया मान लीजिए 0.4 है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.4 हो जाएगा। ठीक है, बस साइन चेंज होते हैं, दोनों बराबर होता है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है फिर, क्योंकि किसी भी बुक में अगर आप देखोगे ना तो कि हर मेटल का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है। उसमें ये नहीं बोला जाता कि नहीं ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना, ऐसा नहीं बोलते, केवल एक टर्म होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसी को बोला जाता है अकेले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मतलब कहीं पर भी अगर आप पढ़ोगे कि ये कॉपर का जैसे कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.337 होता है, 0.337 होता है ना, कि इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यही इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, और बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसमें माइनस लगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, या जब हम सेल बनाएंगे तो वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा उसको हम कैसे निकालते हैं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये मान लीजिए कोई सेल है। ठीक है, देखो सिंपल अगर सेल की बात किया जाए ना तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सेल में, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये 3 चीज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सेल नहीं बनेगा, तीनों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर के इलेक्ट्रोड को, दोनों के इलेक्ट्रोड से मैंने एक सेल बनाया। ठीक है, तो ये जब सेल बनेगा तो इसका इस सेल से कितना ईएमएफ जनरेट होगा या कितना वोल्टेज जनरेट होगा, आप कैसे निकालोगे, तो वही फार्मूला निकालोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अब कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा, वो आपको मैं आगे बताते जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी तो बता दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये मैंने बताया ही है। ठीक है ना, तो इस सेल के बनने से जितना वोल्टेज जनरेट होगा ना वो उसका ईएमएफ होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि देखो हर एक मेटल का क्या होता है, हर एक मेटल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, है ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जो भी होगा, हर मेटल का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड को ले, तो जैसे मान लीजिए मैंने जिंक को लिया या कॉपर को लिया, ठीक है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड के रूप में, तो जो वोल्टेज जनरेट होगा इस सेल से वो तो दोनों के कारण जनरेट हो रहा है, जिंक के कारण भी, तो उसमें जिंक का भी कुछ इफेक्ट है और उसमें कॉपर का भी कुछ इफेक्ट है, तो उससे वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता कि मैं केवल क्या करूँ, जिंक का ही एक बना लूँ सेल और वहाँ पे मेज़र कर लूँ, क्योंकि
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होना ज़रूरी है, ठीक है। अकेले अगर आप जिंक का निकालोगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो कभी भी अकेले नहीं होता है ना, दोनों साथ में ही होता है। क्योंकि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होना चाहिए, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता, है ना, हमेशा दोनों साथ साथ होता है। तो इसलिए आपको 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रोड का भी इफेक्ट होगा कुछ, क्योंकि उसका भी कुछ ऑक्सीडेशन, उसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। जैसे जिंक और कॉपर है तो जिंक का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कॉपर का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जो दोनों से वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है वो दोनों के कारण हो रहा है, तो आप अकेले का नहीं निकाल सकते ना। तो इसीलिए ना इसी चीज़ को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो ज़ीरो होता है। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो अब आप फॉर्मूले को समझिए, सेल का ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं। सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब अगर हम किसी एक मतलब मेटल को इसके साथ जोड़ दें, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दें और एक सेल बना लें, ठीक है, तो उस सेल से जो वोल्टेज जनरेट होगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा, वो केवल जो जोड़ा गया जो मेटल होगा ना, जो इलेक्ट्रोड होगा उसके कारण होगा, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल ज़ीरो है ना। तो इस जब 2 इलेक्ट्रोड से हम इसको किसी और मेटल के साथ जोड़ेंगे तो जितना ईएमएफ बनेगा उस सेल से, वो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होगा, केवल उसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड का होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये आप देखिए, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो होता है हमेशा, है ना। अब मैंने मान लीजिए मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मेज़र करना है, निकालना है, तो मैं क्या करूँगा ना, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूँगा। जैसे कॉपर, ये कॉपर अपने कॉपर सॉल्ट में डूबा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, रेफरेंस के साथ मैंने इसको अब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा वायर से देखो यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया इस सेल के ईएमएफ को मेज़र करने के लिए। अब देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड है ना। तो सेल का ईएमएफ तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए दोनों का सेल का ईएमएफ कितना आया, 0.337 आया, ठीक है। ईएमएफ मतलब वोल्ट मीटर से आपको ईएमएफ पता चल जाएगा। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड या तो कैथोड का काम करेगा या तो एनोड का काम करेगा, डिपेंड करेगा उसके साथ आपने क्या जोड़ा है ना, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है ना, या तो ये कैथोड का भी काम कर सकता है या तो ये एनोड का भी काम कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इस पे कि आपने इसके साथ क्या जोड़ा है। जैसे हमने मान लीजिए कॉपर जोड़ा है ना, तो कॉपर क्या होता है यहाँ पे ना, कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ठीक है। मतलब ये एनोड का काम करेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनोड का काम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। अब यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहाँ जा रहा है, यहाँ से होते हुए किधर की ओर जा रहा है, आपका कैथोड की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो का डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है, ठीक है। अब इससे जो करंट डेवलप होगा, ठीक है, देखो करंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण डेवलप होता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है तो करंट जो है ना उसके विपरीत, उसके अपोजिट जाएगा। मतलब करंट आपका फ्लो होगा कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से किधर होगा, एनोड की ओर फ्लो करेगा करंट आपका, ठीक है। तो आपको यही मेज़र करना है करंट का फ्लो किस तरफ है। आपको क्या पता लगाना है कि करंट का फ्लो किस तरफ है। अगर करंट का फ्लो जिधर जा रहा है, करंट का फ्लो जिधर जा रहा है वो एनोड होता है, ठीक है। तो करंट हमेशा कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करता है। तो अगर आपने डायरेक्शन पता कर लिया करंट का, तो आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ठीक है। देखो हमें शुरू में पता नहीं है कि एनोड कौन बनने वाला है, कैथोड कौन बनने वाला है, हमको शुरू में कोई आइडिया नहीं। हमें केवल वोल्ट मीटर में वोल्टेज दिखेगा, मतलब ईएमएफ की वैल्यू दिखेगी, और हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन को देखेंगे किधर जा रहा है करंट। तो करंट जिधर फ्लो कर रहा है, जिधर की ओर जा रहा है वो एनोड होता है हमेशा। तो इस केस में जैसे करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब इस केस में ये स्टैंडर्ड जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड जो है वो एज ए एनोड काम कर रहा है। मतलब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या बना है यहाँ पे, एनोड, और ये कॉपर वाला क्या बना है,
कैथोड, ठीक है। और ईएमएफ तो आपका दिया ही गया है, तो अगर आप इसी को अगर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे कि ईएमएफ इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, तो ईएमएफ कितना आपको वोल्ट मीटर में कितना दिख रहा है, 0.337 दिख रहा है। अब भाई कैथोड का काम कर रहा है, ये कॉपर वाला कैथोड का काम कर रहा है, तो मैं कॉपर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस, अब ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड है जो एनोड का काम कर रहा है। अब मैंने बताया है कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 0, तो कितनी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू क्या निकल के आया 0.337, ये निकल के आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लगा सकते हैं, ठीक है, इसी मेथड से। अगर आपको जिंक का पता लगाना है तो कॉपर की जगह आप क्या यूज़ कर दो, जिंक का यूज़ करो, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डूबा हुआ। अगर आयरन का पता लगाना है तो आयरन का कर दो, ठीक है। मतलब आपको जिस भी मेटल का पता लगाना है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दीजिए। ईएमएफ को देखिए कितना आ रहा है, वोल्टमीटर में कितना ईएमएफ बता रहा है, और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में, करंट का फ्लो जिधर होगा वो एनोड का काम करेगा। फॉर्मूले में रखिए, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसे रहता है, कैसे बना होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ना जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लैटिनम का बना होता है। प्लैटिनम के ऊपर ना प्लैटिनम ब्लैक का एक कवर, एक कोटिंग होता है, प्लैटिनम के ऊपर ही प्लैटिनम ब्लैक का एक कोटिंग होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड बना होता है। अब जो है इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन आयन का जो वो होता है वो 1 मोल होता है, 1 मोल हाइड्रोजन आयन का एक सोल्यूशन रखा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है इसमें। तो अगर आपका जो हाइड्रोजन जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, अगर वो एनोड का काम कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, मतलब आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अगर आपका यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर कैथोड का काम कर रहा है, तो कैथोड का काम कर रहा है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा, मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड, देखो कोई भी इलेक्ट्रोड ना एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि दूसरा वाला इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना है, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एनोड का भी काम कर सकता है और कैथोड का भी काम कर सकता है, दोनों कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का अगर 0 से कम है, जिसके स्टैंडर्ड के साथ जो आप जोड़ रहे हो उसका इलेक्ट्रोड अगर 0 से कम है ना, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, है ना। अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड है जिस मेटल का आपको पता लगाना है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज़्यादा है ना, तो ये कैथोड का काम करेगा, इसका 0 से कम है तो ये एनोड का काम करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि हम कैसे पता लगाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है, बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। ये एक और एग्जांपल है आपका जिंक का पता लगाने की। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, जिंक का एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और रेफरेंस के साथ इसको जोड़ दिए हैं। इस केस में देखो क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज दिखा रहा है 0.76, तो ये ईएमएफ की वैल्यू होगी, सेल की ईएमएफ। अब करंट का फ्लो डायरेक्शन किधर है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जिंक से निकल के, जिंक इलेक्ट्रोड से निकल के रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है, मतलब करंट का फ्लो इसके अपोजिट होगा। मतलब करंट आपका कहाँ से फ्लो करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा, है ना। मतलब जिंक यहाँ पे एनोड का काम करेगा, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला में रख दो EMF इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। तो EMF आपको कितना जनरेट हुआ है 0.76। अब यहाँ पे कैथोड का काम कौन कर रहा है भाई, कैथोड का काम तो आपका रेफरेंस वाला कर रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कर रहा है तो उसका तो 0 होता है। माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ गया -0.76 निकल के आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि एनोड क्योंकि जिंक आपका एनोड का काम कर रहा है, इसलिए माइनस आया इसमें से, ठीक है। तो वैसे आप किसी भी मेटल का जो है वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। अब सीधी सी बात, अब हमने पूरा जान लिया, मतलब
बेसिक्स पूरा समझ लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कुछ नहीं है, हमने क्या किया, केवल हमने ये किया कि जितना भी मेटल है हमारा उसको हमने एक सीरीज़ में जमा दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन दिया गया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैव बीन मेजर्ड एंड दे आर लिस्टेड इन अ टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है हमने उसको ऊपर रखा है ना, जो इसका सबसे कम है। तो नीचे की ओर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमने ऐसे ही बढ़ते क्रम में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया मेटल को, तो एक सीरीज़ बन गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की खासियत देखिए, अगर आप नीचे की ओर जाते हैं ना, है ना, देखो नीचे की ओर अगर आप जाते हो तो मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है। मतलब ऊपर वाला जितने भी है ना वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे जान लो, देखिए ऊपर जो है जैसे कि सबसे ऊपर जो है क्या है, लिथियम। तो लिथियम की क्या खासियत होगी यहाँ पे कि लिथियम बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाह रहा है। तो ऊपर के जितने भी मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना चाह रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइज होना चाह रहे हैं। नीचे वाले क्या होना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं, मतलब वो रिड्यूस होना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि जो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे लिथियम को ऑक्सीडाइज होना है तो तभी ऑक्सीडाइज हो पाएगा जब सामने वाले को वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऊपर के मेटल नीचे वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला एप्लीकेशन इसका प्रिडिक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है ना उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है टीन और लेड का, ठीक है। तो टीन जैसे कि मान लीजिए टीन है प्लस मान लीजिए लेड है Pb, ये मान लीजिए ऐसा रिएक्शन कर रहा है, लेड टीन और लेड, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए टीन आपका ये बन रहा है टीन आयन और लेड आपका लेड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो टीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि टीन आयन्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयन बन जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लेड का यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लेड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, पहले आयन्स के फॉर्म में था, अब इलेक्ट्रॉन लेकर के आयन से सीधा मेटल आ गया, मतलब है ना, अपना चार्ज गंवा दिया वो, ठीक है। आयन से आपका लेड बन रहा है तो मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों को एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जब हम दो मेटल को मिक्स करेंगे या दो मेटल का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा ये आप पता लगा सकते हो, ठीक है। देख के ही पता लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, है ना। हमेशा जो मेटल ऊपर रहेगा ना वो ऑक्सीडाइज होगा और जो नीचे रहेगा वो रिड्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे लिथियम का ले लो और एल्युमिनियम का ले लो, मैंने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो हमेशा लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वो ऊपर है और एल्युमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो इसी को, ये भी बोल सकते हो कि लिथियम जो है एल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। लिथियम क्या कर सकता है, एल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, बात वही हो रही है। और एल्युमिनियम क्या कर सकता है, खुद रिड्यूस होगा लेकिन ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनोड एंड कैथोड डिटर्मिनेशन इन सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आप देख के बता सकते हो कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। एनोड में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, है ना, ठीक है, और कैथोड में हमेशा होता है रिडक्शन। तो अगर आप दो मेटल को जोड़ते हो तो जो ऊपर रहेगा सीरीज़ में मेटल वो हमेशा एनोड बनेगा। जैसे मैंने मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जोड़ दिया तो मैग्नीशियम ऊपर है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड बन जाएगा, और जो नीचे है एल्युमिनियम इसमें रिडक्शन होगा मतलब ये कैथोड बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऊपर रहेगा वो एनोड बनेगा, जो नीचे रहेगा वो कैथोड बनेगा, ठीक है। थर्ड इसका एप्लीकेशन क्या है, रेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, रेट मतलब कितना जल्दी कितना फास्ट कोई रिएक्शन होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में दो मेटल के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना उतना जल्दी रिएक्शन होगा। जैसे लिथियम और गोल्ड का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसका प्लस
1.5 है, इसका माइनस में 3.03 है। तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, उतना ज़्यादा फास्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, वहीं अगर बोलूँगा कि एल्युमिनियम और जिंक तो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस कम है। ठीक है, वहीं एल्युमिनियम का अगर बोलूँगा कि लेड के साथ रिएक्शन करो तो फास्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फास्ट रेट से रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता लगा सकते हो आप कि अगर मैं दो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड लेकर के एक सेल बनाता हूँ तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा वो आप पता लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डायरेक्टली। आपको सेल बना के प्रैक्टिकल करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सीरीज से पता लगा सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ऑब्जर्व करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिथियम और जिंक को लेकर के मान लीजिए मैंने एक सेल बना दिया। ठीक है, मैंने एक सेल बना दिया ऐसा लिथियम का और एक जिंक का, तो सीधी सी बात है लिथियम एनोड बनेगा, जिंक कैथोड बनेगा। ठीक है, तो इस सेल से कितना वोल्टेज जनरेट कर पाएंगे हम, ये हमको पता लगाना है। तो बहुत ही आसान है, सेल का ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड यहाँ पे कौन काम करेगा भाई, जिंक कैथोड का काम करेगा क्योंकि नीचे है। इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76 माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो माइनस यहाँ रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, फिर एनोड मतलब लिथियम का कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो है इसका -3.03। तो अगर इसको करोगे 0.76, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3.03। तो यहाँ पे आपकी ईएमएफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी 2.28 के आसपास कुछ निकल के आ जाएगी, 2.28 वोल्ट। ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगाना है कैथोड माइनस एनोड सीरीज में देख करके, और आपको उस सेल का ईएमएफ आप निकाल सकते हो डायरेक्टली इस सीरीज से। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब फिजिबिलिटी मतलब संभावना पता लगा सकते हो कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वाले रिएक्शन को देखिए कि कॉपर आयंस प्लस 2 सिल्वर इज इक्वल टू, देखो रिएक्शन कर रहे हैं, ये वाला रिएक्शन कॉपर आयन और सिल्वर आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सिल्वर आयन और कॉपर बना रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं हमको पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो, इसका हम ईएमएफ निकाल लेंगे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, एनोड कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पे कैथोड कौन है भाई, इस रिएक्शन के हिसाब से कैथोड कौन हो रहा है, यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसके हिसाब से रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो कॉपर का पोटेंशियल 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस रिएक्शन में सिल्वर का हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो माइनस ये सिल्वर का मैंने ले लिया। तो आंसर सेल का ईएमएफ कितना आया, -0.46। तो यहाँ पे माइनस आया, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कभी भी। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को कभी नहीं देगा। ठीक है, ये है, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं, इसके बैकवर्ड में पॉसिबल है। तो सेल की जो ईएमएफ वैल्यू है 0 से कम आ रही है, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सेल है, मान लीजिए मेरे पास एसिड है। ठीक है, एसिड, ये हमारे पास क्या है, एसिड है, HCl है। ठीक है, इसमें क्या होगा, HCl में मतलब हाइड्रोजन आयन भी होगा और फ्लोरीन आयन होगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी मेटल को इसमें डालता हूँ एसिड में, तो उससे हाइड्रोजन वो लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगा सकते हो। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो 0 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है ना। तो अगर हाइड्रोजन मतलब एसिड में मान लो, एसिड में मैं मान लो ऊपर के किसी भी मेटल को डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम को डाल दिया एसिड में, तो सीधी सी बात है एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में आप कंपेयर करोगे कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम एनोड बनेगा क्योंकि ऊपर है, हाइड्रोजन वाला क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन क्या करेगा भाई,
दो हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल है उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो उससे हाइड्रोजन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस उससे बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला अपने आप एनोड बन जाएगा और ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, अगर नीचे वाला मेटल डालोगे तो उस केस में नहीं होगा, है ना, उस केस में क्लोरीन गैस रिलीज़ होगा। क्योंकि मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन में कॉपर को डाल दिया, है ना, तो कॉपर यहाँ पे कैथोड का काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो कॉपर लेगा ना, जो कैथोड रहता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो हाइड्रोजन आयन को गैस बनने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, लेकिन वो चाहिए तो देने वाला कोई नहीं है उसको, क्योंकि कॉपर तो कैथोड बन चुका है। तो क्या होगा, क्लोरीन के पास होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, कॉपर आयन को। 2 क्लोरीन आपको कॉपर आयन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन गैस बन जाएगा और कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्लोरीन गैस रिलीज़ होगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है उसको अगर एसिड में डालोगे ना तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ ना इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें अगर आप पढ़ना है उसको, उसमें मैंने ये चीज़ बताया है कि 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब समझ रहे हो ना, जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है, दूसरा होता है फ्यूज्ड सॉल्ट होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है ना। जैसे कि मान लीजिए NaCl नमक है, इसमें से मुझे Na को अलग करना है, सोडियम को अलग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वाटर में क्या कर सकता हूँ, घोल सकता हूँ। वाटर में घोल दूंगा तो नमक घुल जाएगा पूरा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएगा, सोडियम आयन भी हो जाएगा अलग, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। वाटर में घोल देता हूँ तो अब मैं इसमें एनोड और कैथोड लगा के इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूँ। तो कैथोड में देखो कौन सा पहले अट्रैक्ट होगा कैथोड की ओर, कौन कैथोड में डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर में मैंने घोल दिया नमक को, तो नमक तो उसके अंदर सोडियम आयन भी है, क्लोरीन आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है। ठीक है, तो कैथोड की तरफ कौन पहले अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पहले हाइड्रोजन पहले अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, सोडियम आपका डिपॉजिट नहीं होगा, है ना। जबकि आप क्या चाह रहे हो कि सोडियम डिपॉजिट हो, तो सोडियम डिपॉजिट ही नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस बस बन बन के उड़ते जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसीलिए ना कभी भी हाइड्रोजन के ऊपर वाला जितने भी मेटल है उसका प्रोडक्शन हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए फ्यूज्ड सॉल्ट मेथड यूज़ करना है। जैसे NaCl को आप NaCl से आपको Na को सोडियम को अलग करना है, तो NaCl को लेकर के इसी को मेल्ट करना है, इसी को एज ए इलेक्ट्रोलाइट उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल है ना उसका अगर आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी से प्रोडक्शन करना है तो आप उसको वाटर में डिजोल्व कर सकते हो। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग करना है तो इसको मैं वाटर में घोल दूंगा, फिर एनोड और कैथोड लगा के कैथोड में कॉपर को डिपॉजिट करवा दूंगा, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा क्योंकि वो नीचे है कॉपर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें लिखा नहीं गया है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे ऊपर के जितने भी मेटल होते हैं ना वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। नीचे वाले जितने मेटल होते हैं ना उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर देखो नीचे पाया जाता है, मतलब उसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर की ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर साइड जितने भी मेटल पाए जाते हैं ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाते हैं, मतलब बॉन्ड बहुत अच्छा बनाते हैं लोग। तो बॉन्ड अच्छा बनाते हैं मतलब वहाँ से उसके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। नीचे वाले लोग बॉन्ड थोड़ा उतना अच्छा नहीं बनाते हैं। तो एल्युमिनियम के ऊपर जितने भी मेटल है ना इन सब का एक्सट्रैक्शन ज़्यादातर इलेक्ट्रोमेटलर्जी से किया जाता है। ठीक है, और जितने भी यहाँ बीच वाले हैं जिंक से लेकर के कॉपर तक इसका पायरोमेटलर्जी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें पायरोमेटलर्जी हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके फर्नेस में प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊपर साइड है जितने भी एल्युमिनियम से लेकर लिथियम तक उसमें रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं आता है, उस केस में हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी का उपयोग करते हैं। और नीचे वाले हैं ना गोल्ड सिल्वर वगैरह, इसके लिए हाइड्रोमेटलर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी से रिलेटेड। ओके, आपको ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो होगा फैराडे लॉ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।